हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर सीए इंटर कॉस्टिंग डीजेबी सॉल्यूशन क्लासेस। जैसा कि आप फॉलो कर रहे हैं, हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग का सेकंड क्लास अभी कर रहे हैं। मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5-6 तक ऑलरेडी पिछले सेशन में करा दिया है। ठीक है, ये मैं अभी इंस्टीट्यूट मैट जो लेटेस्ट May 22 का आया उससे आपको सॉल्व करा रहा हूँ। आपके पास हो सकता है पुराना मैट हो, आप इंस्टीट्यूट साइट से नया मैट ज़रूर डाउनलोड कर लें और फिर सम्स को करें। ऑल राइट गाइस, सो हम लोग ये सारे क्वेश्चंस को वैसे अपने सीए इंटर कॉस्टिंग दिव्य जड़ी बूटी नाम का एक बुक बना रखे, उसमें डाले हुए हैं। डीजेबी बुक एक ऐसा बुक है जिसमें आईसीआई मैट, पास पेपर, आरटीपी, एमटीपी सब कुछ कवर्ड है। ठीक है, सो डीजेबी बुक हमारा एक ऐसा मैट है जिसमें सब कुछ कवर्ड है। तो हालांकि मुझे डीजेबी बुक से कराना था, बट मैं इंस्टीट्यूट मैट से इसलिए करा रहा हूँ कि जो लेटेस्ट क्वेश्चन भी है वो भी हो जाए, और जिनके पास डीजेबी बुक नहीं है तो भी उनका कुछ तो काम बन जाए। ठीक है, और रेस्ट अगर आपको एमटीपी, आरटीपी, पास पेपर्स का प्रैक्टिस करना है तो डीजेबी बुक में जाके आप करेंगे। तो उसकी क्लासेस हम लोग बाद में करेंगे, अभी हम लोग इंस्टीट्यूट मैट से कर रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, आज जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ ना, वो सब मैं ऑलरेडी थोड़ी देर पहले पढ़ा चुका था, बट कुछ कारण से वीडियो में प्रॉब्लम आ गया, आवाज़ उसमें इको हो रहा था, तो मैं चीज़ों को दोबारा करा रहा हूँ। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही वो ख़त्म किया था, अब फिर से चालू कर रहा हूँ। ये डिजिटल क्लासेस का ड्रॉबैक होता है कि कभी कभी कोई भी कारण से, अनकंट्रोलेबल कारण से चीज़ों को दोबारा कराना पड़ जाता है। वैसे तो ये नॉर्मल लाइव क्लास होता तो उसको भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, और उसमें भी ये प्रॉब्लम कभी कभी आ जाती थी, तो आप लोगों के चले जाने के बाद फिर से री रिकॉर्ड करते थे, तो री रिकॉर्डिंग का झमेला आता है। तो इससे क्या है, बस कुछ कुछ क्वेश्चंस में ना मैंने कुछ लिखा हुआ था जो उसको मिटाया नहीं है, तो वहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ वो रखूँगा और आपको समझा दूँगा, और कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने मिटा दिया, वापस यहाँ पे सॉल्व कर लिया था वो मिटा दिया, वो वापस सॉल्व कर दूँगा। तो थोड़ा मिड वे में हम लोग आ जाएंगे, आपको समझा पूरा देंगे, थोड़ा सा लिखने का काम कम हो मेरा, आप फिर वीडियो पॉज करके आराम से लिख सकते हैं, मैं फटाफट समझा के निकल जाऊँगा। ठीक है, चलो लेट्स कंटिन्यू विथ इलस्ट्रेशन नंबर 7। A company earned a profit of rupees 30,000 during the year. If the marginal cost and selling price of the product are rupees 8 and 10 respectively, find out the margin of safety. तो प्रॉफिट दिया हुआ है, और अगर आपको सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट मालूम है तो इससे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा, विच इज़ 2 रुपीज़। सो प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन से एमओएस आ जाएगा, पहले एमओएस इन यूनिट्स आएगा, वो होगा 30,000 बाई 2 करके 15,000 यूनिट्स। अगर रुपीज़ में जाना है तो इसको 10 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे, 1,50,000। हो गया। Illustration 8. A Limited maintains margin of safety of 37.5% with an overall contribution to sales ratio of 40%. Its fixed cost amount to rupees 5 lakhs. सो कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन सेल्स, टोटल सेल्स, और ये सारा तीन चीज़ और। तो देखिए, आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी 37.5% बोला है, तो इसका जुगलबंदी है ब्रेक इवन सेल्स के साथ, वो होगा 62.5%। फिर कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो दिया हुआ है 40%, तो इसका भी जुगलबंदी है वेरिएबल कॉस्ट के साथ, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो होगा 60%। फिक्स कॉस्ट 5 लाख दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशियो मालूम है तो ब्रेक इवन आ ही जाएगा, फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो करके, विच इज़ 5/40%, 5 लाख बाई 40% करेंगे तो ये आ रहा है 12.5 लाख। और ब्रेक इवन सेल्स आपको मालूम है कि वो 62.5% है। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 37.5 है तो ब्रेक इवन सेल्स इज 62.5% ऑफ सेल्स।
ये परसेंट ऑफ किसका होता है, ये सेल्स का होता है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन का नहीं होता, सेल्स का होता है। सो ब्रेक इवन सेल्स हम लोग को मालूम है 12.5 लाख इज इक्वल टू 62.5% ऑफ सेल्स। तो इससे सेल्स आ जाएगा 12.5 बाई 62.5%, ये आ रहा है 20 लैक्स। ठीक है, फिर पूछ रहा है क्वेश्चन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो मैंने बोला ना, अगर पीवी रेशियो 40 तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 60% होगा। तो 20 लाख यदि मेरा टोटल सेल्स है तो उसका 60% वेरिएबल कॉस्ट होगा, यानी कि 12 लाख। फिर करंट प्रॉफिट निकालना है। तो करंट प्रॉफिट तो बहुत सारा तरीका से आ सकता है, जैसे सेल्स मालूम है आपको 20 लाख, अगर मैं ये ठीक से लिखूं तो सेल्स मालूम है 20 लाख, वेरिएबल कॉस्ट मालूम है 12 लाख, कंट्रीब्यूशन आ गया 8 लाख, फिक्स कॉस्ट ऊपर में मालूम था 5 लाख, 5 लैक्स, तो प्रॉफिट आ गया 3 लाख। कैसे भी कर लो ना, मार्जिनल कॉस्टिंग में कोई थोड़ी है कि ऐसे ही करना है। फिर बोल रहे हैं न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताओ इफ सेल्स वॉल्यूम इज इंक्रीज बाई 7.5%। सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो नया सेल्स कितना हो जाएगा, 20 लाख इंटू 107.5%, 20 लाख को 7.5% से बढ़ाओ, ये आ रहा है 2150, और इसी में लेस करो आप ब्रेक इवन सेल्स जो चेंज नहीं हो रहा है। सेल्स वॉल्यूम बढ़ने से ब्रेक इवन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो होगा 12.5 माइनस करके आ रहा है 9 लाख, तो नया MOS आ रहा है 9 लाख। ठीक है, इसको करने का और एक तरीका ये हो सकता है कि आप नया सेल्स ले लीजिए जैसे 2150, लेस वेरिएबल कॉस्ट 60% ही रहेगा। ध्यान रहे सेल्स वॉल्यूम यदि चेंज होता है ना तो उससे वेरिएबल कॉस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेलिंग प्राइस भी चेंज हो जाए तो भी उससे वेरिएबल कॉस्ट में फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, सेल्स वॉल्यूम जब इंक्रीज़ हो रहा है तो मैं ये बोलना चाहता वेरिएबल कॉस्ट रेशियो में फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो वही रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट चेंज हो जाएगा। तो 2150 का 60% होगा 1290, माइनस करेंगे अगर तो 860 आ रहा है कंट्रीब्यूशन, लेस फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं हुआ है, वो 5 लाख ही है, तो इससे प्रॉफिट आ गया 360। ठीक है, प्रॉफिट हैज़ कम 360, और प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो करने से MOS आता है, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो विच इज 360 बाई 40% करने से 9 लाख आ रहा है। थ्री 360 बाई 40% करने से 9 लाख आ रहा है। ओके, ऑल राइट, कैसे भी कर लो ना, आप क्या दिक्कत है। सेल्स वॉल्यूम बढ़ा तो खाली सेल्स फिगर बढ़ा, उसके कारण वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट बढ़ेगा, रेट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। थोड़ा बहुत मार्किंग किया मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, उसमें घबराइएगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको हर सिचुएशन में बताना है कि पीवी रेशियो आपका इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है कि कोई चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, सो पहला केस है इंक्रीज इन फिजिकल सेल्स वॉल्यूम। अगर फिजिकल सेल्स वॉल्यूम बढ़ता है तो पीवी रेशियो में फ़र्क नहीं पड़ता, नो चेंज। इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट में भी कोई चेंज नहीं है, फिक्स कॉस्ट का पीवी रेशियो से कोई ताल्लुकात नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज हुआ, वेरिएबल कॉस्ट से कंट्रीब्यूशन आता है, कंट्रीब्यूशन से फिर पीवी रेशियो आता है। अगर वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हुआ तो फ़ायदा हुआ, फ़ायदा हुआ तो पीवी रेशियो विल इंक्रीज। फिर डिक्रीज इन कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन ही डिक्रीज हो गया तो पीवी रेशियो घट जाएगा, डिक्रीज। इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस इंक्रीज होगा, अगर सेलिंग प्राइस इंक्रीज होगा
इसका मतलब क्या हुआ, फ़ायदा हुआ तो पीवी रेशो बढ़ेगा। डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट से फिक्स पीवी रेशो को कोई मतलब नहीं है। फिर बोल रहे 10% इंक्रीज इन बोथ सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस 10% से बढ़ा तो फ़ायदा हुआ, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी 10% से बढ़ा तो नुकसान हुआ, और दोनों 10-10% से बढ़ा तो काउंटर बैलेंस कर जाएगा, पीवी रेशो में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका प्रूफ देखने के लिए आपको दो सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा। पहला करंट सिनेरियो बनाइए कि 10 रुपया मान लीजिए सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपया मान लीजिए, तो कंट्रीब्यूशन आ रहा है 4, तो पीवी रेशियो आ रहा है 40%। अब इसी के बाद अगर इसको 10% से बढ़ा दिया जाए तो 10 का 11, 6 का 6.6, कंट्रीब्यूशन 4.4, 4.4 बाई 11 करके आ रहा है 40%। ठीक है। नेक्स्ट, a 10% increase in selling price per unit and 10% decrease in physical sales volume। देखो फिजिकल सेल्स वॉल्यूम से पीवी रेशियो को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस के कारण पीवी रेशियो बढ़ जाएगा। अब 50% इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बढ़ने से नुकसान होता है तो पीवी रेशियो घट जाएगा। डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता पीवी रेशियो को। एंड इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ने से पीवी रेशियो इंक्रीज हो जाता है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे आपको मैंने बताया था ना ब्रेक इवन चार्ट पिछले दिन, तो वो ब्रेक इवन चार्ट को यदि आप देखोगे, टी आर और टी सी जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्चुअली पीवी रेशियो को ही इंडिकेट करता है। अगर ये बड़ा हो जाएगा मतलब पीवी रेशियो बढ़ने वाला है। ओके, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब आपको समझा दिया वापस, और इंक्रीज होगा। आंसर्स यहाँ दिया हुआ है, रीजंस भी दिया हुआ, आप पढ़ सकते हैं, और एंगल ऑफ इंसिडेंस को यहाँ पे फिर से डिस्क्राइब किया हुआ है, वही जो मैं आपको बताया था वही, ये देखो टी आर और टी सी का इंटरसेक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अभी थोड़ा सा ये मैंने बोला ना थोड़ा नया मैट आ गया है आप लोगों का, तो इस नए मैट के कारण यहाँ पर कुछ एक दो एक्स्ट्रा सम्स डाल दिए। ठीक है, वो एक्स्ट्रा सम्स अभी आपको अच्छे से करना है, बाकी ये सब मैटर तो पहले पुराने मैट में भी था। ओके, तो हम लोग अगर पुराना मैट कोई रेफ़र करे तो ये सब था वहाँ पे, या इलस्ट्रेशन 10 यहाँ पे नया आ गया। हो सकता है ये आरटीपी एमटीपी का ही होगा जो इंस्टीट्यूट यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, उतना घबराने का चीज़ नहीं है, बट एक नया चीज़ आ गया। मून लिमिटेड प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट्स एक्स वाई एंड जेड एंड हैज डिसाइडेड टू एनालाइज इट्स प्रोडक्शन मिक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ दीज 3 प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो 3 प्रोडक्ट इनके पास एक्स वाई जेड, उसमें मटेरियल है, वेरिएबल ओवरहेड है, डायरेक्ट लेबर है। तो डायरेक्ट लेबर के लिए नीचे में बोल रहे हैं डिपार्टमेंट ए बी का रेट पर आवर मालूम है और आवर पर यूनिट एक्स वाई जेड के लिए मालूम है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट पर यूनिट ले लिया, जो यहाँ पे लिखा डिपार्टमेंट ए में 24, 40 और 20, और डिपार्टमेंट बी में उसी तरह से 48, 8 6 48, 8 15 120, 8 11 88, और इनको टोटल करके हम लोग अपना टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लिए। नाउ फ्रॉम द करेंट बजट फर्दर डिटेल्स आर एस बिलो। करेंट बजट मतलब कंपनी अभी ये सब करता है, कि कंपनी अभी कितना बनाता है वो बता रहा है, 10,000, 12,000, 20,000। सेलिंग प्राइस क्या है तीनों का वो बता रहा है, और सेल्स डिपार्टमेंट बोल रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्स का इतना बेच सकते हैं, वाई का 16, जेड का 24 बेच सकते हैं। फिर क्वेश्चन बोल रहा है देयर इज अ कांस्टेंट ऑन सप्लाई ऑफ लेबर इन डिपार्टमेंट ए एंड इट्स मैन पावर कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड इट्स प्रेजेंट लेवल। तो पहला सवाल आता है कि प्रेजेंट लेवल में अभी है कितना, डिपार्टमेंट ए का सप्लाई ऑफ लेबर है कितना। फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि प्रेजेंट लेवल में डिपार्टमेंट ए का सप्लाई ऑफ लेबर है कितना, तो वो एनुअल प्रोडक्शन एट प्रेजेंट से पता चलेगा। तो एनुअल प्रोडक्शन एट प्रेजेंट में 10,000, 12,000 और 20,000 है, तो उसको यदि आप इन आवर्स से मल्टीप्लाई करोगे
तो डिपार्टमेंट ए में कितना आवर है और बी में कितना आवर है वो मिल जाएगा। सो 10,000 इंटू 6, 12,000 इंटू 10, 20,000 इंटू 5, इसको टोटल करिए, देखिए क्या आ रहा है। 10,000 इंटू 6, 12,000 इंटू 10 और 20,000 इंटू 5, तीनों मिला के आ रहा है 280, ये रहा 280। फिर वैसे ही 10,000 इंटू 6, 12,000 इंटू 15 और 20,000 इंटू 11, अगर बी का निकाले तो वो आ रहा है 460। ओके, बट क्वेश्चन में बोल रहा है कि खाली डिपार्टमेंट ए में ही प्रॉब्लम है, मतलब कॉन्स्टेंट है। अब कॉन्स्टेंट कब माना जाता है? जब आवर्स रिक्वायर्ड, आपका आवर्स अवेलेबल से ज़्यादा है। तो क्वेश्चन उठता है आवर्स रिक्वायर्ड कितना है। अगर हम रिक्वायर्ड निकालने जाएंगे तो वो हमेशा मैक्सिमम सेल्स से निकलता है, पॉसिबल सेल्स से निकलता है। अगर आप पॉसिबल सेल्स का 12, 16 और 24 का वही आवर्स से मल्टीप्लाई करके आवर्स रिक्वायर्ड निकालोगे तो देखो कितना आ रहा है। 12,000 इंटू 6 डिपार्टमेंट ए में, 16,000 इंटू 10, 24,000 इंटू 5, 352 आ रहा है, ठीक है। और बी में कितना आ रहा है? 12,000 इंटू 6, 12,000 इंटू 6, 16,000 इंटू 15 और 24,000 इंटू 11 करके 576 आ रहा है। सो देखने में क्या दिख रहा है, आवर्स रिक्वायर्ड और आवर्स अवेलेबल कंपेयर करो तो दोनों में ही की फैक्टर है, हिसाब से दोनों में की फैक्टर है। तो दो की फैक्टर है यहाँ पे। तो उस सिनेरियो में क्वेश्चन जो बोले उसको मानेंगे। क्वेश्चन ने बोल दिया ए ही की फैक्टर है तो ए को ही मान के चलेंगे, आप बी को नहीं मानेंगे, ठीक है। अब इसको प्रूफ भी एक और तरीका से किया जाता है, जैसे ये सब फाइनल में आता है आपको पढ़ाई में, कि कभी भी दो की फैक्टर है ना तो अपने चुन सकते हैं कि इन दोनों में ज़्यादा शॉर्टेज किस में है। तो ज़्यादा शॉर्टेज किस में, वो दोनों का डिफरेंस से नहीं पता चलता, ज़्यादा शॉर्टेज किस में वो पता चलता है दोनों का रेशियो से। आवर्स रिक्वायर्ड बाई आवर्स अवेलेबल का रेशियो देखोगे ना तो 352/280 करने से आ रहा है 1.257 और 576 बाई 460 करेंगे तो आ रहा है 1.252। जिसका रेशियो हायर आता है वो ज़्यादा बड़ा की फैक्टर है। रेशियो आपको दिखाना नहीं है, मैं नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ कि अपने अगर ये लाइन नहीं लिखा होता तो आप कैसे पता लगाते कि कौन सा की फैक्टर है। तो दोनों की फैक्टर होता, बट दोनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा बड़ा की फैक्टर है वो रेशियो, रिक्वायर्ड और अवेलेबल का रेशियो देख के जो हाईएस्ट रेशियो होता है उससे पता चलता है। ये सब फाइनल में आता है, अभी आप मत दिमाग लगाओ। अभी जो क्वेश्चन बोला है बस उसको फॉलो करो। क्वेश्चन बोल रहा है डिपार्टमेंट ए लिमिटेड है, तो सिंस मेंशन डिपार्टमेंट ए इज की फैक्टर। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे आइडेंटिफाई द बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स ऑफ मून लिमिटेड एंड कैलकुलेट करो टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स। मतलब आपको वही रैंकिंग करके एलोकेशन करना है। रैंकिंग कैसे करना होगा? जो आपका की फैक्टर है उसके हिसाब से। तो रैंकिंग करने के लिए सिस्टम क्या होता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पहले निकालो, फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर, यानी कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ डिपार्टमेंट ए के हिसाब से। कंट्रीब्यूशन पहले पर यूनिट, फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर यानी कि कंट्रीब्यूशन पर आवर ऑफ डिपार्टमेंट ए के हिसाब से निकाल के रैंकिंग करो। और फिर रैंक के हिसाब से मैक्सिमम सेल्स बनाने के लिए प्रोडक्शन, मैक्सिमम सेल्स प्रोडक्शन करने के लिए आप आवर्स अलॉट करो। उससे जो भी प्रोडक्शन होगा उसी का फिर प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट क्या, कंट्रीब्यूशन निकालने बोला है। तो मैंने सेंस ये किया हुआ है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। रैंकिंग और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स आप करेंगे। XYZ 3 प्रोडक्ट है, आप देखिए। सेलिंग प्राइस आपको दिख रहा है तीनों का। वेरिएबल कॉस्ट मैंने ऊपर में टोटल कर लिया था। आप जब एग्ज़ाम में करेंगे तो आपको यहीं पे वेरिएबल कॉस्ट का ब्रेकअप दिखाना पड़ेगा। फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। फिर आवर्स पर यूनिट खाली डिपार्टमेंट ए का लिया, क्यों? क्योंकि वही की फैक्टर है एज पर क्वेश्चन। तो वो 6, 10, 5 है, कंट्रीब्यूशन पर आवर करके रैंकिंग किया। अब ये रूल आपको नहीं पता है तो आप फंस जाओगे। ये तो बेसिक क्लास में पढ़ाया वही जाता है ना आपको, कि जब भी की फैक्टर होगा तो रैंकिंग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे नहीं करके कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर पे करोगे। तो यहाँ से रैंक आ गया 1, 2, 3। अब रैंक के हिसाब से ऑप्टिमम मिक्स का टेबल बनेगा। ऑप्टिमम मिक्स में रैंक के हिसाब से पहला प्रोडक्ट एक्स उठाएंगे और उसका मैक्सिमम 12,000 बनाएंगे। उस 12,000 के लिए डिपार्टमेंट ए में कितना आवर लगेगा, इंटू 6 करके 72,000। ये देखिए 12,000 बनाया, 72,000। फिर दूसरा रैंक उठाया वाई है, वाई का कितना बनाएंगे, ऊपर में मैक्सिमम सेल्स है 16,000। तो 16,000 के लिए आवर कितना लगेगा, इंटू 10 करके 1,60,000। तो 16,000 और 1,60,000 आया। इसके बाद थर्ड में आ जाएंगे जेड। जेड के लिए बैलेंस जितना आवर बचा आपके पास, अवेलेबल आवर 280 ही है। अवेलेबल आवर यहाँ पे देखिए 280 ही है। तो 280 में से
160 और 72 माइनस करेंगे तो ये 48 बच रहा है बैलेंसिंग फिगर। उस 48,000 में जितना बन पाएगा उतना ही Z बनेगा, और Z का 1 यूनिट बनाने के लिए 5 घंटा लगता है। तो 48,000 बाई 5 करने से इट इज़ कमिंग 9,600। 48,000 बाई 5 करने से आ रहा है 9,600। और इसी यूनिट का कंट्रीब्यूशन निकालना है। यूनिट्स के हिसाब से जाओगे तो 12,000 इंटू एक्स में 72 है, 12,000 इंटू 72 करके 864 आ रहा है, 16,000 इंटू 100 करके 16 लाख आ रहा है, 9,600 करके 40 से मल्टीप्लाई करके 384 आ रहा है। इन तीनों को ऐड करके 2848 आ रहा है। इन तीनों को ऐड करके 28,48,000 आ रहा है। $28,48,000। ठीक है, तो आपको इसको कॉपी में अच्छे से लिख लेना चाहिए। जितना आप लिख के करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। देखो एग्ज़ाम में क्या होता है ना, 3 बात याद रखना पड़ता है। पास होने का 3 मंत्र है, कॉन्सेप्ट, दूसरा कितना फास्ट आप सम कर सकते हो, कितना एक्यूरेट आप सम कर सकते हो। कॉन्सेप्ट आपको क्लास करके मिल जाता है, और ये फास्ट सम करना और एक्यूरेट सम करना ये जब ऐसे प्रैक्टिस करते तब आपको आता है, देखने से नहीं आता। मतलब आप अगर मेरे साथ खाली देख लोगे तो फ़ायदा नहीं है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अभी मैंने समझा दिया तो अपने आप कॉपी में कर लो। सबसे बेस्ट समझ में या फ़ायदा तब होता है जब बिना सर के हेल्प के आप अपने आप पूरा सम करते हो, उसमें सबसे बेस्ट फ़ायदा होता है। ठीक है, अगर आप मेरे बिना हेल्प के आगे का सारा सम्स कर लेते हैं और फिर आप वीडियो से खाली क्रॉस चेक कर ले रहे हैं कि कहाँ पे आपका गड़बड़ हुआ, तो वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा देगा। बट सेकंड लेवल है कि चलो कम से कम सर के साथ तो कर लो, वो सेकंड लेवल का फ़ायदा देगा। एकदम नहीं करोगे तो खाली क्लास के भरोसे जाओगे तो बहुत डर लगेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, अपने टाइम पे हम लोग तो ये सारा खुद ही करते थे, आप सर लोग थोड़ी कराते थे। सर लोग गिना चुना सम्स करा देते थे, उसके बाद अपने से रगड़ो। हम लोग तो खुद ही किए। अभी तो आप लोगों के लिए इतना सुविधा आ रहा है, लाए जा रहे हैं हम लोग, तो इससे ये इसको अपना एडवांटेज समझना है, इसको डिसएडवांटेज की तरह नहीं लेना है। एडवांटेज ये तब है जब आप अपने से करके इससे मैच करा लें। हम लोग इस समय तो सब सुविधा था नहीं। डिसएडवांटेज कब होगा, जब आप सिर्फ खाली वीडियो सुन रहे हैं वापस, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन 11 भी मैंने सर्कल किया, मतलब ये नया क्वेश्चन है जो आपके पुराने वाले इंस्टीट्यूट मैट में नहीं था। सो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट है एक्स और वाई, और प्रोडक्ट इज़ हाईली डिमांडेड। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू बोथ प्रोडक्ट्स आर गिवन। एक्स वाई का मटेरियल, वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड दिया हुआ है विच इज़ एट द रेट 5 पर आवर। तो 20 और 40 का रेट अगर 5 पर आवर के हिसाब से है तो मशीन आवर पर यूनिट आ जाएगा 20/5 करके 4, 40/5 करके 8। कंपनी इज़ फेसिंग स्कैरसिटी ऑफ मशीन आवर्स फॉर वर्किंग। कंपनी क्या फेस कर रहा है, स्कैरसिटी ऑफ मशीन आवर्स, मतलब ये की फैक्टर है। ओके, अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन आवर इज लिमिटेड टू 60,000 आवर्स इन अ मंथ। एट प्रेजेंट मंथली डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड वाई इज 8,000 एंड 6,000 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली। फिक्स कॉस्ट भी दिया हुआ है 225। करना क्या है, प्रोडक्ट मिक्स बताओ जिससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो, और वो प्रॉफिट भी निकाल के बताओ जो आप प्रोडक्ट मिक्स बता रहे हो उसके हिसाब से। तो सिंस मशीन आवर की फैक्टर है तो बहुत ईजी है, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर निकाल के रैंकिंग करो। कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा, सेलिंग प्राइस मालूम है, ये तीनों वेरिएबल कॉस्ट मालूम है, तो सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा। फिर 4 और 8 से डिवाइड करेंगे तो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर आएगा, उसके बेस पर रैंकिंग करेंगे। देखिए सेलिंग प्राइस, तीनों वेरिएबल कॉस्ट मैंने लिया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला, मशीन आवर पर यूनिट लिया तो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर आया, फिर रैंक निकाल दिया, रैंक 1 और 2 आया। फिर ऑप्टिमम मिक्स बनाएंगे, उसी में प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रोडक्ट का कॉलम होगा, प्रोडक्ट का कॉलम में एक्स और वाई रैंक के हिसाब से आएगा। फिर मशीन आवर्स अलॉट करोगे और यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे। ठीक है, तो यूनिट्स में आपका 8,000 और 6,000 है, तो पहले एक्स का 8,000 बनाओ जो मैक्सिमम है, उसके लिए कितना आवर लगेगा, 8,000 इंटू 4 घंटा करके 32,000। और फिर आपके पास टोटल 60,000 है, तो 60,000 का बैलेंसिंग फिगर आवर्स वाई को दे दो 28,000, और फिर वाई का 1 यूनिट बनाने के लिए 8 घंटा लगता है, तो 28,000 बाई 8 करेंगे तो 3500 आ रहा है। तो 3500 इज़ द यूनिट्स फॉर वाई, और इसी के बेसिस पे कंट्रीब्यूशन 8,000 का
ध्यान रखना 8000 यूनिट से अगर कर रहे हो तो यूनिट वाला कंट्रीब्यूशन 8000 इंटू 80, ठीक है, 640 आएगा, और 3500 इंटू 130 455 आएगा। आप ऑल्टरनेटिवली 32,000 से भी कर सकते हो। अगर 32,000 से करोगे तो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर लेना होगा 20 और 16.25, तो 32,000 इंटू 20 करोगे तो भी 640 आएगा, और 28,000 इंटू 16.25 करेंगे तो वही आपका 4,55,000 आएगा। दोनों को जोड़ा टोटल कंट्रीब्यूशन, फिक्स एक्सपेंस दिया हुआ था 225 माइनस किया तो प्रॉफिट। तो ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे आप अर्न कर सकते हो, जो क्वेश्चन में मांगा था 870 इज द आंसर, है ना। नाउ ये यहाँ तक तो सब ठीक है दोस्तों, ऑल वेयर ओके एंड गुड। नाउ इंस्टीट्यूट क्या किया, यहाँ पर आपका कुछ नया ऐड किया जो पहले आपके मैट में नहीं था। ये नया ऐड हुआ है, तो ये नया पार्ट को अच्छे से सीख लेंगे मेरे से भी। 2 new part has been added in this May 22 material of marginal costing in CA Inter, only in CA Inter. So first part is new part 1 is about special offer. Now what are special offers? स्पेशल ऑफर या ऑर्डर को मैं ऑफर भी बुलाता हूँ, ठीक है। वो ऐसा काम होता है जो कंपनी को कभी कभी मिलता है, और मिलता है तो रिपीट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मैं नॉर्मली अपना पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, वैसे मान लो पढ़ा रहा हूँ, नॉर्मल बिजनेस है मेरा। अब कहीं मेरे पास सिंगापुर से कोई इंस्टीट्यूट फ़ोन कर लिया कि सतीश सर आप यहाँ पे थोड़ा कॉस्टिंग का बेसिक्स पढ़ा देंगे क्या? बोले बिल्कुल पढ़ा देंगे। तो कितना चार्ज करेंगे? तो कितना चार्ज करेंगे इसी को बोलते हैं स्पेशल ऑर्डर या स्पेशल ऑफर। तो इसका डिसीजन मैं कैसे लूँ कि कितना चार्ज करें? नॉर्मली हम लोग को क्या लगता है, अरे आया मुर्गा काटो दबा के खाओ, है कि नहीं। अरे सिंगापुर वाले हो तो तुमसे तो अगर हम यहाँ पे 1000 रुपये लेते तुमसे तो 50,000 रुपये लेंगे। ये हमारा मेंटालिटी होता है, बट रियल वर्ल्ड अलग तरह से चलता है। यहाँ पर हम लोग क्या सोचते हैं कि चलो एक नया अपॉर्चुनिटी आया, इसमें मेवा नहीं खाते हैं, सेवा करते हैं, थोड़ा इनका हेल्प करके देते हैं। तो मैं यही बोलूँगा, अगर मुझे यहीं से पढ़ाना है तो कुछ नहीं चाहिए, अगर मुझे वहाँ जाके पढ़ाना है तो मेरा आने जाने का खर्चा दे दीजिए, वहाँ रहने का खर्चा दे दीजिए, तो भी मैं खुश हूँ, इस बहाने सिंगापुर घुमाऊँगा। ऐसे हम लोग सोचते हैं। गॉट द पॉइंट। तो जब कभी भी कोई ऐसा वन टाइम काम आ जाए जो हम लोगों को रेगुलर नहीं मिलता है, कभी कभी मिलता है, तो उसमें सेवा करनी है, मेवा नहीं खानी है। सेवा करनी मतलब मेरा जो खर्चा लगेगा आपका काम करने के लिए वही दे दो बस। उसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट मतलब होता है चला के जो खर्चा किया हम लोग आपका काम के लिए, वो होता है वेरिएबल कॉस्ट, प्लस कुछ अलग से मेरा फिक्स कॉस्ट लगा तो वो। जैसे मान लीजिए मैं बोला मैं अपना स्टडी मटेरियल लेकर आऊँगा, कितने स्टूडेंट पढ़ेंगे, बोला 100 स्टूडेंट पढ़ेंगे, तो 100 स्टूडेंट का स्टडी मटेरियल का कॉस्ट दे दीजिए, और फिर मेरा आने जाने का खर्चा दे दीजिए, वो फिक्स कॉस्ट हो गया, ठीक है। तो ये दो मिलने से मेरे को शांति है, मतलब उतना रिकवर हो जाए तो भी ठीक है। एक्स्ट्रा दे रहे हो तो बेनिफिट ये तो ज़रूर करेंगे। हम ये नहीं बोल रहे कि इतना ही लेना है, हम बोल रहे हैं इतना कम से कम मिल जाए। वेरिएबल कॉस्ट और एडिशनल फिक्स कॉस्ट खाली अलग से मिल जाए तो शांति है, उससे ज़्यादा मिले तो ज़रूर करना चाहिए। अब ये चीज़ होता है कि कभी कभी ये एडिशनल ऑफ़र करने के चक्कर में हमारा मेन बिज़नेस अफेक्ट हो जाता है, क्योंकि हम मेन बिज़नेस, हमारे पास टाइम तो लिमिटेड है, कैपेसिटी लिमिटेड है। अब मेन को छोड़ के अगर हम वहाँ जाएंगे तो यहाँ पे जो नुकसान होगा उसका क्या? तो वो नुकसान को अपने बुलाते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन लॉस भी आपको उस ऑफ़र से रिकवर करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ऑफ़र में उसका कॉस्ट प्लस ऑफ़र में अगर ऑफ़र के कारण कुछ मेन बिजनेस में, मेरा रोज़ का बिज़नेस में नुकसान हुआ तो उसको मैं रिकवर करूँगा। तो वो भी रिकवर हो जाए, उसके बाद ऑफ़र प्राइस से कंपेयर कर लेंगे कि यार कितना ऑफ़र प्राइस आ रहा है। तो अगर ऑफ़र प्राइस से मेरा खर्चा निकल जा रहा है प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस निकल जा रहा है तो ऑफ़र कर लेंगे, क्या दिक्कत है? समझ में आया? तो ऑफ़र का डिसीजन के लिए पहला ये जानना होता है कि कॉस्ट ऑफ ऑफ़र क्या होता है। कॉस्ट ऑफ ऑफ़र में आता है उसका इंक्रीमेंटल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट ड्यू टू द ऑफ़र। अगर हुआ तो, नहीं भी हो सकता है। ऑफ़र के कारण जो खर्चा लगा
उसके कारण अगर वो होता तो लगेगा, नहीं होगा तो ऑफ़र नहीं लगेगा। जैसे सिंगापुर का आने जाने का रहने का खर्चा तभी लगेगा जब मैं सिंगापुर पढ़ाने जाऊंगा, ठीक है। तो जब मैं सिंगापुर पढ़ाने जाऊंगा तभी वो खर्चा लगेगा, तो वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट ड्यू टू ऑफ़र है। और अगर पढ़ाने जाऊंगा तो उसके कारण मेरा मेन काम में नुकसान हो रहा है, तो उसका कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। ऐसा ज़रूरी नहीं हमेशा नुकसान होगा ही। मैं मान लीजिए यहाँ पे हॉलीडे, नॉर्मल हॉलीडे देना था मेरे को, हॉलीडे ही दिया था, मेरा आइडल टाइम था, उस आइडल टाइम में चला गया। आइडल टाइम में चला गया तो कोई नुकसान नहीं होता है। बट अगर मैं अपना बिजी पीरियड में जा रहा हूँ तो यहाँ पे जो सेक्रीफाइस करके जाऊँगा वो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट भी मैं अपने कॉस्ट में जोड़ दूँगा। उसके बाद ऑफ़र प्राइस से कंपेयर करूँगा कि अगला क्या दे रहा है। अगर मेरे को उससे ज़्यादा मिल रहा है मेरा कॉस्ट से तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। कम से कम मेरा कॉस्ट तो मिलना ही चाहिए मेरे को। बट ये डिसीजन लेने के समय खाली नेट बेनिफिट नहीं देखना चाहिए, अदर क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी देखना चाहिए। अदर क्वालिटेटिव फैक्टर्स मतलब जैसे कि अगर हम मान लीजिए वहाँ पे इतना खाली कॉस्ट मेरा मान लीजिए सिर्फ 10,000 रुपया था फॉर एग्ज़ाम्पल, आने जाने का और रहने का, और मान लीजिए स्टडी मटेरियल का सिर्फ 10,000 रुपया था। उसमें मैं 100 स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ सिंगापुर में जाके, यानी एक स्टूडेंट का कॉस्ट कितना हुआ, मात्र 100 रुपया। तो 100 रुपया में एक स्टूडेंट सिंगापुर में पढ़ रहे हैं और फिर रेगुलर मार्केट में आप एक स्टूडेंट का 10,000 रुपया ले रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है भाई। तो रेगुलर कस्टमर को अगर पता चल गया ये बात तो नाराज़ हो जाएगा। तो इम्पैक्ट ऑन एग्जिस्टिंग बिजनेस हम लोग को सोचना पड़ता है बिफोर एक्सेप्टिंग एनी ऑफ़र। अगर ऐसा कुछ हो रहा हो तो पता चल जाएगा तो, या फिर कुछ ऐसा हो कि यहाँ पे जो काम छोड़ के वहाँ जाएंगे तो इस कस्टमर का क्या होगा, दूसरी जगह चला गया तो, ऐसे सोचते हैं। दूसरा हो सकता है उस सिंगापुर से हम लोग को फ्यूचर में कोई बड़ा फ़ायदा मिलेगा, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। तीसरा ऐसा भी हो सकता है कि क्या चीज़ बिज़नेस के लिए एथिकल है, वो सब भी सोचते हैं कि क्या पता हम सिंगापुर में ऐसा काम करने जा रहे हैं जिससे हमारा इस बिज़नेस का पूरा रेपुटेशन डूब जाए, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है कि आप किसको क्या करने जा रहे हो। ओके, सो द डिसीजन ऑन द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स और मार्केट, then the long-term customer relationship, the ethical and legal impact etc. shall also be given due consideration. तो आपका एग्ज़ाम में जब भी ऑफ़र का आप फाइनल आंसर लिखोगे, ऑफ़र एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, उसका फाइनेंशियल डिसीजन देने के बाद ये लाइन भी लिख दोगे कि हम लोगों को ये सब फैक्टर्स को भी सोचना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने सर्कल इसलिए किया हुआ क्योंकि ये क्वेश्चन नया है, पहले नहीं था, तो इसको थोड़ा देख लेना है स्पेशल ऑर्डर को लेकर। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो। वैसे यहाँ पे बोला था देखो, ऑफर्स फॉर स्पेशल ऑर्डर्स आर एक्सेप्टेड इवन इफ द ऑफर्ड प्राइस कवर्स द मार्जिनल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल कॉस्ट, ठीक है। बट मैंने आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ के दिया है, खाली इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं, प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट भी ध्यान रखना है। और नीचे का क्वेश्चन में किया हुआ भी है, PQR मैन्युफैक्चर मेडल्स फॉर विनर्स ऑफ एथलेटिक इवेंट्स एंड अदर कॉन्टेस्ट. Its manufacturing plant has capacity to produce 10,000 medals each month, and currently they are producing and selling 7,500 medals per month. So you can say they are having idle capacity of 2,500 medals. The current domestic market price is rupees 150. They are selling these medals at rupees 150. Cost data for the month of August is as under. उसमें variable cost आपको दिया हुआ है. This is for 7,500 जो मेडल्स आप बनाते हो, ठीक है। मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड। फिर फिक्स कॉस्ट जो होगा वो फॉर इंटायर कैपेसिटी का होता है। अगर कैपेसिटी 10,000 की तो पूरा कैपेसिटी का है, ठीक है। तो इससे मैंने क्या किया, 7,500 से डिवाइड करके रेट पर यूनिट निकाल दिया। 35 आ रहा है, 40 आ रहा है, 10 आ रहा है, तीनों का टोटल लिया 85 आ रहा है, और इन दोनों को टोटल कर दिया 450। ये सब जो है एग्ज़ाम में आप करोगे तो वर्किंग नोट 1-2 लिख के करोगे कि व्हाट इज़ द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट टोटल में, व्हाट इज़ द टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन बोल रहा है PQR हैज़ रिसीव्ड ऑन वन टाइम स्पेशल ऑर्डर 2,500 मेडल्स एट ₹120। देखो नॉर्मल मार्केट में 150 में बेच रहे हैं और ये ऑफ़र मिला है 120 के हिसाब से, ऑफ़र मिला 120 के हिसाब से। तो हिसाब से तो लगता है कि अरे नॉर्मल कस्टमर को 150 में दे, तुमको 120 में देंगे, जाओ भागो यहाँ से। बट ऐसे नहीं सोचते। सोचने का तरीका क्या है कि देखो नॉर्मल मार्केट में जो चल रहा है
एक ऐसे सोचो कि ये 2500 के कारण आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या लग रहा है। तो 2500 के कारण देखो, पहला चीज़ देखना है, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, आइडल है ही 2500 का। और उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट मेरा चला के क्या लगेगा, सिर्फ 85 लगेगा। तो मैं यदि 85 में बना के 120 में दे रहा हूँ तो मेरे को तो फ़ायदा ही हो रहा है। सर फिक्स कॉस्ट का क्या? फिक्स कॉस्ट तो यार अगर मैं ऑर्डर नहीं भी लाऊंगा तो भी मेरे को फिक्स कॉस्ट उठाना ही पड़ेगा। तो फिक्स कॉस्ट मेरे लिए यहाँ पे इररेलेवेंट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? इररेलेवेंट। इररेलेवेंट क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट मेरा ऑफर के लिए चला के नहीं लग रहा है। सर वेरिएबल कॉस्ट के लिए आपको कैसे पता चला चला के लगेगा? तो कॉमन सेंस है ना, वेरिएबल कॉस्ट जितना ज़्यादा यूनिट्स बनाओगे उतना ज़्यादा लगेगा। फिक्स कॉस्ट मैंने इसलिए लिख दिया ना, वो कैपेसिटी से जुड़ा हुआ होता है। आप एक भी यूनिट मत बनाइए तो भी फिक्स कॉस्ट लगना ही है। तो फिक्स कॉस्ट आपका जो करंट 7,500 बनता है ना, उसमें चार्ज हो जाएगा। और आपका वेरिएबल कॉस्ट खाली अलग से और 2,500 का आएगा। ठीक है, आपको अलग से कोई जगह नहीं लेना, अलग से कोई मशीनरी नहीं लाना, सिर्फ अलग से वेरिएबल कॉस्ट इनकर करना है। तो क्लियर है कि अगर मेरे को 120 रुपया प्राइस मिल रहा है, मेरा वेरिएबल कॉस्ट 85 है, तो मैं कितना कमा रहा हूँ? 35 पर यूनिट कमा ही रहा हूँ। अगर 2,500 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 87,500 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ रहा है, तो मुझे ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहिए। अब बात है कि इसको प्रेजेंट कैसे करना है। देखो, प्रेजेंट करने का सिंपल तरीका तो यही हो सकता है जो मैंने आपको दिखाया कि सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लिया और फिर टोटल कंट्रीब्यूशन बता दिया कि मेरा टोटल एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन जो आ रहा है वो 87,500 आ रहा है। तो आप ये बता के अपना आंसर कंक्लूड कर सकते हो। बट अगर हम नीचे देखें इंस्टीट्यूट मैट का वर्किंग, तो उन्होंने कैसे किया है, प्रॉफिट्स फिर से निकाला है। कैसे? जैसे उन्होंने क्या किया, पहले निकाला करेंट प्रॉफिट कंपनी क्या कमाती है एट 7,500। करेक्ट, 7,500 यूनिट्स का प्रॉफिट निकालो। मैं रफली कर रहा हूँ, आपको पूरा प्रेजेंटेशन ढंग से करना है। ठीक है, ये मैंने अपना तरीका बताया, बट इंस्टीट्यूट के तरीका से जाएंगे तो नोट नंबर 1 ये करा रहा है, करेंट प्रॉफिट एट 7,500, जिसमें सेलिंग प्राइस है 150, 85 आपका वेरिएबल कॉस्ट है, तो कंट्रीब्यूशन आएगा 85 इंटू 7,500 करके, लेस फिक्स कॉस्ट करेंगे आप दोनों मिला के जो 4.5 लाख है। तो इन दोनों से आपका करेंट प्रॉफिट आएगा 85 इंटू 7,500 माइनस 450 करके आ रहा है 187,500। ठीक है, तो ये करंट में हम लोग कमाते हैं। अगर ऑफ़र नहीं आए तो अपना ज़िंदगी इससे कट रहा है। अब ऑफ़र आ गया तो फर्स्ट केस का कैलकुलेशन इंस्टीट्यूट बोल रहा है आप क्या करो, नया टोटल सेल्स निकालो जिसमें 7,500 आपका 150 करके बिकेगा और बाकी का 2,500 120 करके बिकेगा। तो ये भी प्रेजेंटेशन चलेगा। फिर लेस वेरिएबल कॉस्ट तो 85 करके सबका लगने वाला है 10,000 का। पहले 85 करके 7.5 का लगता था, अब 10,000 का लगेगा। तो कंट्रीब्यूशन इससे निकाल लो आप, 7.5 इंटू 150, 2.5 इंटू 120, ये आ रहा है 1425, ये आ रहा है 8.5, माइनस करो 8.5 तो ये आ रहा है 575, लेस करो फिक्स कॉस्ट, मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया है। ये 85 मैंने वेरिएबल कॉस्ट ले लिया था, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है 150 माइनस 85। ठीक है, 150 माइनस 85, 65 इंटू 7.5 करेंगे तो 487,500 आ रहा है। उसमें से 450 माइनस करेंगे तो 37,500। ये हमारा प्रेजेंट सिनेरियो है। ओके, सो प्रेजेंट सिनेरियो इज 37,500 का, 487,500 माइनस 450 करके 37,500। और अभी ये 4.5 लाख यदि मैं माइनस कर दे रहा हूँ यहाँ पर, तो ये आ रहा है 575 माइनस 450 करके
125, तो कितना से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया आप देखो, -37,500 करके 87,500 से बढ़ गया। तो अगर प्रॉफिट बढ़ गया तो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा। इसी को मैंने शॉर्टकट में आपको बताया था। ये देखो देखो, सिंस एक नया चीज़ है, इंस्टीट्यूट चाह रहा है कि आप टोटल बस स्टेटमेंट बना के करो, तो वैसे कर दो। और मेरे नज़र में प्रैक्टिकल में इंस्टीट्यूट कभी चूँ चाँ नहीं करता है। थ्योरी में रहता है कि उनका यही पॉइंट्स लिखो, प्रैक्टिकल में आपका जो आंसर है बस वो आना चाहिए। तो अगर आप ये लिख देते हो कि नया ऑफ़र के लिए चला के फिक्स कॉस्ट नहीं लगेगा और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही लगने वाला है, तो नए ऑफ़र के कारण कितना एक्स्ट्रा फ़ायदा होगा, वो होगा 120 माइनस 85 करके 35 पर यूनिट, फ्रॉम 2500 यूनिट्स इट विल बी 87,500। सो इफ़ देयर इज एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशन 87,500 यू शुड एक्सेप्ट द ऑफर। बस ये लाइन लिख देना है। वो एक्सप्लेन ब्रीफली में वही लाइन लिखना है कि एक्स्ट्रा फ़ायदा आ रहा है तो एक्सेप्ट कर लो। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सपोज द प्लांट कैपेसिटी वॉज 9,000 इंस्टेड ऑफ 10,000 ईच मंथ, द स्पेशल ऑर्डर मस्ट बी टेकन ईदर इन फुल और रिजेक्टेड टोटली, एनालाइज वेदर PQR शुड एक्सेप्ट द स्पेशल ऑर्डर और नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 10,000 अपना कैपेसिटी था तो 7.5 बाहर में बेचते थे, 2.5 खाली था और 2.5 का ही ऑर्डर था। नाउ कैपेसिटी बोल रहा है, मान लीजिए अगर 9 की है, अगर आप स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगे तो पूरा 2.5 का एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो रिजेक्ट कर दो। अगर हम एक्सेप्ट करेंगे तो मेरा डोमेस्टिक में जो सेल होता है, नॉर्मल मार्केट में मैं जो सेल करता हूँ, ठीक है, करंट मार्केट में जो सेल करता हूँ, जिसको आप डोमेस्टिक मार्केट बोल सकते हो, डोमेस्टिक मतलब अपना मार्केट, उसमें 6.5 हो जाएगा, 1000 उसका सेल कम हो जाएगा। तो क्या हुआ, ऑफ़र के कारण मेरा 1000 का सेल्स लॉस्ट हो गया। सेल्स लॉस्ट इज़ 1000 यूनिट ऑफ़र के कारण। तो मैंने ऊपर में क्या समझाया था आपको कि कॉस्ट ऑफ ऑफ़र क्या माना जाता है, उसमें उसका वेरिएबल कॉस्ट तो आता ही है जो है 85 करके, प्लस उसके कारण कुछ नुकसान होता है तो वो भी आता है। कंट्रीब्यूशन लॉस्ट कितना यूनिट का, 1000 यूनिट का। उस 1000 यूनिट में अभी हम लोग कितना करके कमाते थे, 150 माइनस 85 करके कमाते थे। तो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट क्या होगा, 150 माइनस 85 इंटू 1000, 150 माइनस 85 इंटू 1000 करके आ रहा है ये 65,000। 65,000 डिवाइडेड बाई हम लोग कितना का, एक और सिंपल तरीका आप ऐसे कर लो, 85 इंटू हम लोग ऑफ़र एक्सेप्ट करें 2,500, ठीक है, 85 इंटू 2,500 आपका कॉस्ट होगा 212,500 इधर, और कंट्रीब्यूशन लॉस्ट आ रहा है 150 माइनस 85 इंटू 1000 करके 65,000। सिंपल करा दिया, पर यूनिट पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाते हैं, डिवाइड बाई 1000 नहीं करना था, फिर अगर पर यूनिट में जाएंगे ना तो डिवाइड बाई 2,500 करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ़र 2,500 यूनिट का है। इसलिए मैं चाह रहा था कि आप टोटल में देख लो तो ज़्यादा इजी लगेगा। 277,500 हमारा कॉस्ट आ रहा है। अब ऑफ़र का रेवेन्यू कितना मिलेगा आपको, रेवेन्यू मिलेगा आपको, ऑफ़र का रेवेन्यू है 120 करके 2,500 का, 120 इंटू 2,500 करके 3 लाख आ रहा है। तो 3 लाख माइनस करने से 22,500 मेरा एडिशनल प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, 3 लाख माइनस करके एडिशनल प्रॉफिट 22,500 का आ रहा है। सो एडिशनल प्रॉफिट आ रहा है, मतलब ऑफ़र एक्सेप्ट होना चाहिए, स्टिल ऑफ़र कैन बी एक्सेप्टेड। मतलब 1000 का नुकसान करके भी तो 22,500 कमा रहे हो, ये सोच है, तो ऑफ़र फिर भी एक्सेप्ट होगा। समझ में आया आपको बात। सो यहाँ पर एक चीज़ अब देखो वापस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में बोला था 10,000 मेडल हम लोग कैपेसिटी रखते हैं, 2,500 खाली है, तो खाली होने से हमारा कोई कंट्रीब्यूशन लॉस नहीं आता, खाली वेरिएबल कॉस्ट इंपॉर्टेंट है विच इज़ 85, उसके बदले मेरे को 120 मिल रहा है, तो मेरा जो फ़ायदा हो रहा है वो सिंपल है। बट जब मेरे को पता है कि मेरे ऑफ़र के कारण मेरा कुछ नुकसान हो रहा है, यानी कि 1000 का सेल्स लॉस्ट हो रहा है, तो ऑफ़र का कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा मानते हैं,
यही मैं आपको ऊपर में समझाया था, इंक्रीमेंटल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। हालांकि यहाँ इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन में ये नहीं लिखा हुआ है, बट ये तरीका है, सब फाइनल में आता है, ठीक है। तो हम लोगों के लिए नया नहीं, आपके लिए नया है। सो कंट्रीब्यूशन लॉस जोड़ लिया तो आपका ये टोटल कॉस्ट ऑफ ऑफर आ गया, उसको रेवेन्यू से कंपेयर किया तो प्रॉफिट आ गया। बट इंस्टीट्यूट ने इसको प्रेजेंट कैसे किया, फिर वही वाला, ये जो टेबल बनाया था ना आपने, ये वाला, इस तरह से इंस्टीट्यूट ने प्रेजेंट किया है। तो इससे और भी इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अगर इस तरह से प्रेजेंट करेंगे पार्ट 2 में तो क्या होगा, 6,500 इंटू 150 प्लस 2,500 इंटू 120, वेरिएबल कॉस्ट 85 इंटू 9,000, फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा। तो प्रॉफिट निकाल के करंट प्रॉफिट से कंपेयर कर लो। मैंने यहाँ पे किया हुआ है, आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो, डोमेस्टिक का सेल्स 6,500 इंटू 150, ऑफर का सेल्स है 2,500 इंटू 120 या 1,275, लेस वेरिएबल कॉस्ट करके 85 इंटू 9,000 करके 510, फिक्स कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट 60, 37,500 अभी कमा रहे थे, अब नया 60 कमा रहे हैं, तो इंक्रीज इन प्रॉफिट इज 22,500। तो देयरफॉर क्या बोलोगे, ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड, ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड, बट you should also take care of qualitative aspects, care to be taken for qualitative aspect, ये कमेंट में लिखना है, qualitative aspect। तो अभी आप क्या करो, इसको अच्छे से कॉपी में लिख लो, ये सम्स का सॉल्यूशन को पहले कॉपी में लिख लो, स्पेशल ऑर्डर के बारे में कि कॉस्ट ऑफ ऑफर क्या कैसे निकलता है। कॉपी में क्या क्या लिखोगे मैं समझा दे रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ ऑफर कैसे निकलता है, रुक जाओ एक बार सुन लो, फिर वीडियो पॉज करके आराम से लिखना। कॉस्ट ऑफ ऑफर कैसे निकलता है ये पहले लिख लोगे, ये नोट्स आपको हेल्प करेगा। दूसरा ये लिख दोगे यहाँ पे कि क्वालिटेटिव फैक्टर्स का भी ध्यान रखना पड़ता है और वो क्या क्या हो सकता है, वो यहाँ से देख के लिखोगे कि एग्जिस्टिंग कस्टमर्स और मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप क्या होगा, एथिकल और लीगल इम्पैक्ट क्या होगा, ये सब चीज़ पे ध्यान रखना कि कोई ऑफ़र में ऐसा काम तो नहीं कर रहे हम लोग जिससे हमारा बिजनेस में एक एथिकल इशू आ जाए। मान लीजिए हम लोग कोई वहाँ पे डॉन वॉन को पढ़ाने जा रहे हैं, तो हमको लगता है कि वो एथिकल इशू हम नहीं पढ़ाने जाएंगे भाई, ठीक है, उस तरह से। तो ये हुआ पहला नोट्स। फिर आप सम का जब सॉल्यूशन लिखोगे तो नोट 1 में करंट प्रॉफिट लिख लोगे, पार्ट 1 में ऐसा टेबल बना लोगे, और पार्ट 2 में ये वाला टेबल बना लोगे। जो इंस्टीट्यूट किया वही कर लो आप, बाद में कन्फ्यूजन नहीं आएगा। और ऑल्टरनेटिव में सर जो बताएं वो लिख लोगे, या ऑल्टरनेटिव तरीका लिख लोगे जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। जैसे ये ऑल्टरनेटिव तरीका है 120 माइनस 85 वाला तरीका, ओके। 120 माइनस 85 वाला जो तरीका है ये ऑल्टरनेटिव तरीका है, ये आप अलग से नोट कर लो कि सर ने ऐसे सिखाया। और इसका भी ऑल्टरनेटिव तरीका जो मैंने यहाँ पे नोट कराया आपको, ये ऑल्टरनेटिव तरीका है, ये भी आप नोट कर सकते हो। उसमें ये एनालिसिस भी लिखना पड़ेगा कि कैपेसिटी यदि 9,000 की है तो आपका सेल्स लॉस्ट 1,000 होगा, और उसका नुकसान हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो आप पॉज करके कैसे लिखोगे, पहले आप नोट 1 लिखोगे करंट प्रॉफिट, फिर पार्ट 1 में ये वाला टेबल, उसका ऑल्टरनेटिव, फिर पार्ट 2 में ये वाला वर्किंग और उसका ऑल्टरनेटिव, और ये कमेंट भी लिखना है, ठीक है। ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड एंड केयर टू बी टेकन फॉर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। तो ये चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी देख सकते हो, ओके। आप अच्छे से इसको नोट करो, ऐसा नहीं हो कि आप खाली सुन के निकाल दिए काम, आपको कॉपी में लिख लेना है प्रॉपरली। आइए नेक्स्ट, थोड़ा क्लीन करके वापस से समझा देते हैं आपको। सो एक और नया चीज़ जो डाला है इंस्टीट्यूट ने वो है मेक और बाय, न्यू का पार्ट 2। ये मेक और बाय क्या होता है,
मेक और बाय का मतलब होता है जैसे नॉर्मली अपने रॉ मटेरियल को क्या करते हैं, खरीदते हैं और फिनिश गुड्स को बनाते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो रॉ मटेरियल खरीदेंगे और फिनिश गुड्स बनाएंगे। तो क्वेश्चन आता है कि क्या रॉ मटेरियल या फिर कोई भी कंपोनेंट जो आप अपना प्रोडक्शन में यूज़ करते हो उसको इंस्टेड ऑफ बाइंग कैन वी मेक, या फिर उल्टा भी हो सकता है। हम लोग बहुत बार रॉ मटेरियल बना ही रहे होते हैं क्योंकि बाज़ार में मिलता नहीं है, बट बाद में पता चले कि बाज़ार में मिलने लगा है, तो क्या मेक बंद करके बाय में चले जाएं? मेक और परचेज का बात हो रहा है, ठीक है। मेक करें मतलब मैन्युफैक्चर करें, परचेज करें मतलब खरीद लें। तो किस में जाना चाहिए? इसका सीधा जवाब है उसमें जाना चाहिए जिसमें खर्चा कम लगेगा। तो परचेज का प्राइस तो बाहर से मिल जाएगा, मैन्युफैक्चर का जो कॉस्ट है वो कैसे निकालोगे उसके ऊपर माथा लगाना है। मैन्युफैक्चर का कॉस्ट जस्ट लाइक ऑफर निकलेगा, ठीक है। कैसे निकलेगा? ऑफर का जो ऊपर में सिखाया था वैसे ही एकदम जस्ट लाइक एन ऑफर। क्योंकि ये भी जो डिसीजन है ना, ये वन टाइम डिसीजन है जैसे ऑफर का डिसीजन होता है। हर रोज़ बैठ के नहीं सोचते कि मेक करना है कि बाय करना है। तो जो भी वन टाइम डिसीजन होता है उसको ऑफर के तरह इवेलुएट करते हैं। इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या समझा जाएगा? जो भी इंक्रीमेंटल कॉस्ट है प्लस अगर उसके कारण कोई कंट्रीब्यूशन लॉस्ट हो रहा है तो वो, जैसे ऑफ़र एक्सेप्ट कर रहे थे, सिंगापुर वाला ऑफ़र जब एक्सेप्ट कर रहे थे तो क्या लग रहा था कि यहाँ पे जो इंडिया में पढ़ा रहे हैं कहीं उन बच्चों का नुकसान नहीं हो जाए। अब मेक बाय में कैसे सोचते हैं? जैसे मान लो मेरा इंस्टीट्यूट है, उसमें मेरे पास खाली जगह है, तो खाली जगह होने से मैंने वहाँ पे अपना जो स्टडी मटेरियल है जो मैं पहले बाहर से बनवाता था अभी घर पे बनाने लगा। ऐसे सोचो, मेक करने लगा, ठीक है। तो मेक करने के कारण मेरा खाली जगह यूज़ हो गया। अब वो खाली जगह को मैं चाहता तो भाड़ा भी लगा सकता था, अब भाड़ा नहीं लगा पाऊंगा। तो मेक करने के कारण कंट्रीब्यूशन लॉस्ट हो गया। क्या लॉस्ट हो गया? रेंटल इनकम फॉरगॉन। जो रेंटल इनकम आ सकता था खाली जगह से वो अब नहीं आएगा, करेक्ट। तो रेंटल इनकम लॉस्ट इज माई कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। वो कब हो रहा है? क्योंकि मैं वहाँ पे मेक करने लगा तो मेरा जगह यूज़ हो गया। मेक करने के कारण रेंटल इनकम लॉस्ट होता है, ठीक है। तो इसमें भी ऑफ कोर्स डिसीजन लेने के पहले क्वालिटेटिव फैक्टर सोचना पड़ता है। और क्वालिटेटिव फैक्टर क्या होता है? जैसे कि एग्जांपल में बोलूँ तो क्वालिटी इज़ अ क्वालिटेटिव फैक्टर। क्वालिटेटिव मतलब अदर फैक्टर्स जो फाइनेंस के बियॉन्ड है। अब जैसे कुछ अच्छा क्वालिटी बाहर से मिल रहा है, हम लोग नहीं बना सकते, तो लेने में ही फ़ायदा है, तब रुपया पैसा सोच के क्या मतलब। कभी उल्टा भी होता है कि बाहर से क्वालिटी नहीं मिल रहा, अपना घर पे ही क्वालिटी बन पाएगा, तो फिर मेक करने में फ़ायदा है, फिर रुपया पैसा सोच के क्या मतलब। उसी तरह से क्वांटिटी, मतलब जितना क्वांटिटी चाहिए वो हम लोग से नहीं बनेगा, बाहर से लेना पड़ेगा। या फिर तीसरा आता है टाइम मतलब टाइम पे अगर बाहर से नहीं आ रहा है, डिले करता है वो लोग, तो घर पे ही बनाना चाहिए, डिपेंड नहीं होना चाहिए। हो सकता है घर पे बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो बाहर से ही लेना चाहिए, खुद बनाने के लिए माथापच्ची नहीं करना चाहिए। डिपेंड करता है ऑल एस्पेक्ट्स को एनालाइज करके कि आप फिर अल्टीमेटली करेंगे क्या। जैसे आपको घर में ब्रेड खाना है, ठीक है, तो ब्रेड बनाएंगे घर में, वो भी पॉसिबल है, आपके पास समय है, जगह है। दूसरा है कि ब्रेड बाज़ार से ला सकते हैं। अब पॉइंट है कि बाज़ार से जब लाएंगे तो उसका प्राइस आपको मालूम है, और घर पे जब बनाएंगे तो उसका कॉस्टिंग करो। कॉस्टिंग कैसे करोगे? जस्ट लाइक एन ऑफर, ठीक है, कि कितना का मैदा आया, कितना का वीट आया, जो भी, और ओवन में कितना इलेक्ट्रिक बिल उठा, जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा सिर्फ उसको ही लेना है। ये नहीं कि घर का भाड़ा भी उसमें जोड़ देना है, फिक्स कॉस्ट नहीं जोड़ना है। मतलब जो चालू खर्चा है वो तो रहेगा ही रहेगा, वो तो वैसे भी रहेगा। तो ब्रेड बनाने के कारण अलग से जो खर्चा लग रहा है सिर्फ वही लेना है, ठीक है। सो आपके पास इसको लेकर एक क्वेश्चन है, अब आप ठीक से देखना है इस क्वेश्चन को। NN Limited manufactures automobile accessories and parts. The following are the cost of processing 2 लाख यूनिट्स। 2 लाख यूनिट का कोई पार्ट्स का कॉस्ट आपको दिया हुआ है। मटेरियल कॉस्ट 375, लेबर कॉस्ट 80, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 16, तीनों को जोड़ दिया 471, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड 500 लैक्स। फैक्ट्री ओवरहेड आप
चाहे जो करो वो लगता ही लगता है। परचेज प्राइस बाजार से लेने का 485, फिक्स्ड ओवरहेड वुड कंटिन्यू टू बी इनकर्ड इवन व्हेन द कंपोनेंट इज बॉट फ्रॉम आउटसाइड। अगर आप ये चीज़ बाजार से लेने लग जाओगे तो भी फिक्स कॉस्ट तो लगेगा ही। तो फिक्स कॉस्ट यदि लगेगा ही तो ये हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। रेलिवेंट नहीं मतलब इसके बारे में सोचने का मतलब नहीं है ना, ऑफर की तरह कॉस्ट सोचो ना, सिर्फ एक्स्ट्रा कॉस्ट, उसका इफेक्ट नहीं आता। मतलब नॉर्मली ऑफर वगैरह का इवैल्यूएशन कैसे होता है, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट पे होता है, यानी प्रॉफिट कितना से इंक्रीज़ हुआ। जैसे अगर आप ठीक से देखेंगे यहाँ पे पार्ट 1 में हमने नोट 1 कराया था ना, ऑफर के समय फिक्स कॉस्ट 4.5 लाख आपको दिखाया था। तो आप देखो यहाँ पर भी जब वर्किंग कराया तो फिक्स कॉस्ट 4.5 लाख है, तो उससे इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कुछ अफेक्ट हुआ क्या? आप कंट्रीब्यूशन भी तो कंपेयर कर सकते थे। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आपका कितना था 487,500 और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना है 510। तो 510 और 487,500 कंपेयर करके भी 22,500 आ जाता। तो फिक्स कॉस्ट का कोई रोल नहीं है, आप ले सकते हो बट कोई रोल नहीं है। जो फिक्स कॉस्ट बिना आपका ऑफर के भी लगेगा, मतलब उससे कुछ डिसीजन मेकिंग नहीं होगा। तो उसको ले भी लोगे तो वो आपका डिसीजन को चेंज नहीं कर रहा है, वो आ भी जाए तो भी वही बात है, वो नहीं भी लोगे तो भी वही बात है। जैसे यहाँ पे फिक्स कॉस्ट 4.5 अगर हम नहीं लेते और खाली कंट्रीब्यूशन से कंपेयर करते तो भी वो 22,500 आ जाता, और फिक्स कॉस्ट ले के भी 22,500 ही आया। तो इसलिए फिक्स कॉस्ट को बोलते हैं इररिलेवेंट कॉस्ट। ठीक है, अभी यहाँ पर सिंपल है ना, क्वेश्चन में 471 वेरिएबल कॉस्ट है, 485 बाजार से लेने का है, और 500 लाख आपका ऐसे भी लगना है वैसे भी लगना है, तो उसको भूल जाओ, उस कॉस्ट को ध्यान दे के मतलब नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है शुड द पार्ट बी मेड और बॉट फ्रॉम आउटसाइड। घर पे बनाए तो 471, बाहर से लेके आए तो 485। कंसिडरिंग दैट द प्रेजेंट फैसिलिटी व्हेन रिलीज्ड फॉलोइंग अ बाइंग डिसीजन वुड रिमेन आइडल। इस लाइन का मतलब क्या है, क्योंकि करंट में क्वेश्चन में बोल रहा है हम लोग बना रहे हैं, हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो हमारे पास जो जगह है वो जगह यूज़ हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग करने पे। ठीक है, जो जगह है हमारे पास वो जगह यूज़ हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग करने पर। अब ये जगह अगर हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे तो खाली हो जाएगा, अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे तो जगह विल बिकम एम्प्टी। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करोगे, मतलब आप बाय कर रहे हो, बाजार से ला रहे हो, तो आपको घर पे बनाने का ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंट फैसिलिटी व्हेन रिलीज फॉलोइंग अ बाइंग डिसीजन शुड रिमेन आइडल। इसका मतलब क्या हुआ, अगर बाइंग डिसीजन करेंगे तो जो कैपेसिटी है हमारा वो बोल रहा है आइडल पड़ा रहेगा, उसका कोई यूज़ नहीं है। इसका मतलब अगर हम उस जगह पे मैन्युफैक्चर करते हैं तो सिर्फ मेरा वेरिएबल कॉस्ट ही लगेगा, उस जगह का कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं आएगा, कोई कंट्रीब्यूशन लॉस नहीं आएगा। अगर ये जगह को हम भाड़ा लगा सकते हैं, ठीक है, अगर ये जगह को हम रेंट आउट कर सकते हैं, तो मतलब उस सिचुएशन में अगर हम वो चीज़ को बना रहे हैं, रॉ मटेरियल को बना रहे हैं, तो रॉ मटेरियल बनाने के कारण रेंटल इनकम लॉस्ट हो जाएगा। अरे भाई मेरे पास सोचो ना, एक प्रेमाइसेस है, मेरे पास ये खाली जगह है आइडल, अभी ये जगह पर हम रॉ मटेरियल बना रहे हैं, मेक हो रहा है, उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर आपको बताया हुआ है। ठीक है, और अगर हम मेक नहीं करेंगे तो क्या होगा, जगह खाली हो जाएगा, कोई काम नहीं हो रहा है। तो उस जगह का बोल रहा है क्वेश्चन में कोई और यूज़ भी नहीं है। अब उस अगर कोई और यूज़ नहीं है, इट विल रिमेन आइडल। इसका मतलब क्या है कि ये जगह पर हम जब मेक करते हैं तो सिर्फ मेरा वेरिएबल कॉस्ट ही लगना है, और इस जगह का कोई और यूज़ नहीं है, इसलिए इस वेरिएबल कॉस्ट के साथ कंट्रीब्यूशन लॉस नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे बोला ना, इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज टू बी टेकन एंड कंट्रीब्यूशन लॉस टू बी टेकन, बट व्हेन द रिसोर्स इज आइडल देयर कैंट बी एनी कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। कंट्रीब्यूशन लॉस्ट यहाँ पर नहीं आएगा। तो नुकसान क्या हुआ आपका, आप उस जगह का तो कोई और यूज़ नहीं ले रखे हैं ना, तो नुकसान तो कुछ हुआ ही नहीं। वही चीज़ मैंने यहाँ पे भी बताया कि अगर 2 लाख यूनिट आप अपना जगह पे बना रहे हैं 471 करके, आप उस हो सकता है ये यूनिट्स बाजार से 485 में लेने चले गए तो जगह खाली हो गया। अब जगह खाली हो गया तो स्पेस एम्प्टी, स्पेस एम्प्टी का कोई यूज़ नहीं है, कोई यूज़ नहीं है। क्वेश्चन में यही बोल रहा है। इसका मतलब अब एम्प्टी जगह पे अगर हम बना रहे हैं, वैसे सोचो एम्प्टी जगह पर अगर हम मटेरियल को बनाने लग जाए तो मेरा कॉस्ट क्या लगेगा 471, और कंट्रीब्यूशन लॉस्ट कुछ हुआ क्या, क्या उसके कारण कुछ नुकसान हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि जगह का कोई यूज़ था नहीं। और तो बेसिकली इसका डिसीजन कैसे लेना है कि मेरा वेरिएबल कॉस्ट है 471 और परचेज प्राइस है 485, तो लोअर है कौन सा, मेक करना, उसमें 14 रुपया पर यूनिट बचेगा, 2 लाख यूनिट 28 लाख रुपया बचेगा।
मेक करने से 28 लाख का सेविंग्स है। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, इन केस द रिलीज कैपेसिटी, मान लीजिए जो जगह है खाली होगा, अगर हम बाय करने चले जाएंगे तो जगह खाली होगा, कैन बी रेंटेड आउट टू अनदर मैन्युफैक्चरर फॉर 32 lakhs हैविंग गुड डिमांड, व्हाट शुड बी द डिसीजन। अब नया चीज़ हो गया कि अब अगर मेरे को बोल रहा है कि जगह का यूज़ 32 लाख रुपया आ सकता है, अगर तुम ये मटेरियल यहाँ नहीं बनाओगे, ये मटेरियल को छोड़ दो बनाना और वो जगह को कहीं और भाड़ा पे लगा दो, तो 32 lakhs वहाँ से आ जाएगा। तो अब ऐसे सोचना चाहिए कि जगह को मटेरियल में यूज़ करके, जगह को मटेरियल बनाने में यूज़ करके हम कितना सेव कर रहे हैं, 28 लाख। अब वो जगह को अगर हम भाड़ा पे लगा दे तो कितना मिलेगा, 32 लाख। तो क्या लेना चाहिए, 28 की 32, 28 और 32। ऑफ कोर्स आंसर इज़ 32 में जाना चाहिए। 32 कब मिलेगा, जब जगह को भाड़ा लगा देंगे। जगह को भाड़ा लगा देंगे कब, जब इस जगह पर मेक नहीं करेंगे तो जगह भाड़ा पे लग जाएगा। यानी आपको मेक नहीं करना चाहिए। सेकंड पार्ट का आंसर क्या है, बाय करना चाहिए, क्योंकि मेक में आपको 28 लाख का फ़ायदा है। अगर बाय करने चले जाएंगे तो जगह भाड़ा पे लग जाएगा, तो 32 लाख आ जाएगा, तो नेट में 4 लाख एक्स्ट्रा ही फ़ायदा होगा। अब इसी को सोचने का और तरीका हो सकता है, आप मेरा ये सिस्टम को फॉलो करो, इंक्रीमेंटल कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट 471 तो है ही, भाड़ा का 32 लाख हम लोगों को नहीं मिलेगा अगर हम मेक करेंगे। तो मेक करेंगे तो भाड़ा का 32 लाख मिलेगा, आंसर इज नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जगह तो मेक में यूज़ हो गया ना। तो 32 lakhs इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट। तो 32 लाख को अगर मैं पर यूनिट पे डिवाइड करूँ तो 2 लाख यूनिट बना रहा हूँ अपने जगह पर, तो एक यूनिट का 16 रुपये आ रहा है, तो कॉस्ट पर यूनिट हो गया 487। कंपेयर इट विद परचेज प्राइस विच इज़ 485, तो 2 रुपया मेरा सेविंग्स हो रहा है अगर मैं बाय करूँगा तो 2 लाख यूनिट से 4 लाख रुपये का सेविंग्स आ रहा है अगर मैं बाय करूँगा तो। या फिर आप ये वर्किंग नहीं दिखाकर, ये ऑल्टरनेटिव वर्किंग है, दूसरा वर्किंग क्या हो सकता है कि आप ये बोलेंगे कि ड्यू टू मेक वी आर सेविंग 28 lakhs, बट इफ देयर इज अ रेंटल अपॉर्चुनिटी ऑफ 32 lakhs, देन बिकॉज ऑफ रेंटल अपॉर्चुनिटी वी विल बी अर्निंग एक्स्ट्रा इनकम ऑफ 4 lakhs, तो हेंस वी शुड नॉट मेक। ऐसे भी लिख सकते हो आप। देखना इंस्टीट्यूट ने कैसे किया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में जैसा मैंने बोला वैसे ही किया हुआ है, बस एक सेंटेंस लिखा है कि कहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ मेकिंग विद बाइंग द कंपोनेंट। ये लाइन भी लिखना जरूरी होता है एग्जाम में, कोई भी कॉस्ट जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे हो आंसर में, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको यूज़ अगर नहीं कर रहे हो तो उसके लिए एक नोट लिखना पड़ता है कि क्यों यूज़ नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो इररेलेवेंट है एज इट वुड इनकर इन ईदर केस, फिक्स कॉस्ट को लेकर। और 471 और 485 को यदि आप कंपेयर करेंगे, 471 और 485 को यदि आप कंपेयर करेंगे तो 14 रुपीज़ पर यूनिट करके आपका 14 रुपीज़ पर यूनिट करके आपका क्या आ रहा है, 14 रुपीज़ पर यूनिट करके आपका सेविंग्स आ रहा है। ठीक है, तो सेविंग्स टोटल हो जाएगा 28 लाख, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया क्योंकि वो नेक्स्ट पार्ट में काम आ रहा है। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, देखो वो रेंटल इनकम 32 लाख और 28 लाख का सेविंग को कंपेयर करके बोल रहा है, देखो रेंटल से एडिशनल इनकम 4 लाख का आ रहा है, तो क्या कमेंट करें, कंपोनेंट शुड बी बॉट फ्रॉम आउटसाइड एज इट वुड सेव द कंपनी रुपीज़ 4 लाख इन फिक्स कॉस्ट। उससे 4 लाख रुपया फिक्स कॉस्ट में आपका बच जाएगा। द कंपोनेंट शुड बी बॉट फ्रॉम आउटसाइड एज इट वुड सेव द कंपनी रुपीज़ 4 लाख इन फिक्स कॉस्ट। ठीक है, वो फिक्स कॉस्ट वर्ड लिखना नहीं लिखना मतलब नहीं है, मेन है यहाँ पर आपको मेक करना है, यहाँ पे आपका डिसीजन आ रहा है बाय करना। ठीक है, मेक करने से सेविंग्स 28 लाख की आ रही है, बाय करने से सेविंग्स 4 लाख की आ रही है। आप प्रेजेंट, मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे ही करें, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट का रूल नहीं होगा, आप प्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हैं कि पहला केस में सेविंग्स आ रहा है 28 लाख का, दूसरा केस में सेविंग्स आ रहा है, दूसरा केस में सेविंग्स आ रहा है 4 लाख का। ओके, अभी कंट्रीब्यूशन लॉस्ट ही नया चीज़ है आपके लिए जिसको आपको थोड़ा ध्यान देके सीखना है। तो दोस्तों ये 2 नया क्वेश्चन है, आप एक बार इसको अच्छे से कॉपी में लिख लेंगे। कॉपी में कैसे लिखेंगे मैं फिर से बता दे रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट के लिए कॉस्ट ऑफ मेक लिखेंगे विच इज़ वेरिएबल कॉस्ट, फिर परचेज प्राइस लिखेंगे विच इज़ 485, फिर इन दोनों को कंपेयर करके बोलेंगे बाय कंपेयरिंग दिस टू द कंपनी शुड मेक द component as it will give the savings of 14 rupees per unit into 2 lakh 28 lakhs।
और उसमें एक नोट लिख देंगे कि फिक्स कॉस्ट इज़ इररिलेवेंट। सेकेंड पार्ट का जब आंसर लिखेंगे तो दो ऑप्शन है, या तो ये जो मैंने टेबल बनाया एकदम वैसे ही बना दो, और दूसरा ऑप्शन है कि जैसे इंस्टीट्यूट किया है वैसे कर लो कि 32 लाख रेंटल इनकम को 28 लाख से कंपेयर करो सेविंग्स, तो 4 लाख का आपका इंक्रीमेंटल बेनिफिट आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, सो हम लोग आज यहीं रुक जा रहे हैं। आप इसको अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए क्योंकि दो नया क्वेश्चन है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी एक्स्ट्रा सा ही है जो नॉर्मली आप लोग नहीं किए हुए होते हो। ओके, चलो फिर मिलेंगे हम लोग। थैंक यू।